में आगे बढ़ते हैं। सीरीज कब आता है? आज का 5 क्लास है, चौथी 5 क्लास है आज की। तो सीरीज में आगे बढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं आज का टॉपिक। आज क्या आएगा? अपन ने ले लिया रिएक्शन ए को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके लिए इक्वेशन बननी चाहिए। उसके लिए इक्वेशन समीकरण बनना चाहिए जिसको और अच्छी तरह रिप्रेजेंट करा जा सके। आपने रिप्रेजेंट करना सीख लिया, वो कैसे करा, सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब आपको बता चुके थे, मात्रा का रिप्रेजेंट कर चुके थे। आज अपन लिखेंगे क्या? इक्वेशन लिखेंगे रिएक्शन रेट इक्वेशन। रिएक्शन रेट इक्वेशन अभिक्रिया वेग समीकरण। क्या क्या बताता है? इट इज शो रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक की सांद्रता और अभिक्रिया वेग के बीच में संबंध को बताता है। तो दैट इज रिलेशन बिटवीन किसके बीच कर रहा है ये तो कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अभिक्रिया वेग के बीच और रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और अभिकारक की सांद्रता के बीच। तो पहली लाइन लिखिए आप, यह है अभिक्रिया वेग और अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध। तो अभी क्या बोल रहा है? इट इज शो रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो दैट इज ये अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध बताता है। तो इन दोनों के लिए पहले हमने संबंध पढ़ा था, कौन सा? आपको याद होगा, वी नो दैट, हम जानते हैं, आपको पहले भी आपको 2-4 बार पढ़ा चुका हूं मैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा। तो अब आइए समीकरण से आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाहता है। तो अपन को निकालना है रिएक्शन रेट इक्वेशन, अभिक्रिया वेग का समीकरण निकालना है। तो अभिक्रिया वेग का संबंध होता है सांद्रता के समानुपाती। अगर कंसंट्रेशन सांद्रता को आपने इंक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज। तो रिलेशन आ रही है अपने पास सीधी वाली, मतलब इसको इंक्रीज करो तो ये अपने आप इंक्रीज होगा। तो ठीक है, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अपन क्या पढ़ा? पहले रिएक्शन लेते हैं। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई? ये आपको बता दिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा किनके बीच करेगा? दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिक्रिया का वेग और अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध को बताता है। यहां तक चीजें क्लियर? लॉ ऑफ मास एक्शन पर निकल पढ़ चुके हैं, 2 दिन से एक ही चीज पर 2-4 बार तो पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना इसको। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर सांद्रता इंक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज। तो आइए चीजों को आगे समझते हैं। रिएक्शन लिखते हैं, एक कॉमन रिएक्शन से इसके बनाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। आइए चीजों को समझते हैं। उस दिन आपको बताया था, क्या बताया था उस दिन? आपको बताया था कि जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन है, द्रव्यानुपातिक क्रिया में एक के अभिक्रिया के लिए दो आ गए थे, एक के अभिक्रिया के लिए दो आ गए, तो एक ऐसी कॉमन रिएक्शन, एक ऐसी कॉमन समीकरण हमको चाहिए थी, इक्वेशन जो है ना हर के लिए सिद्ध हो। ऐसे नहीं कि एक के अभिक्रिया के लिए दो वेग आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक ऐसी समीकरण निकाल रहे हैं जिससे एक ही वेग आए और जो हमेशा फैक्ट हो, वो फैक्ट होगा जो भी आएगा ना यहाँ से, उसका आप अगर कोई सी भी कैसे भी टाइप की रिएक्शन का वेग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप ये चीजों को पहले समझते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले एक अभिक्रिया लिखते हैं, पहले कॉमन रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले कॉमन रिएक्शन अपन ने लिखी टेंस टू प्रोडक्ट, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या सीखा? अपन ने अभी तक अपन ने ओनली लॉ ऑफ मास एक्शन सीखा, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। आइए तो लिखिए पहले लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार। तो क्या क्रिया नियम के अनुसार आर वेग हो गया, दैट इज प्रोपोर्शनल, समानुपाती होगा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ ए, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती। और गुणांक कितने दे रखे हैं वो लगा देंगे ऊपर, ठीक है। तो आर बराबर ये के, ये भी बताएंगे क्या होता है, ए, ये हो गया बी और ये हो गया बी। दैट इज रेट कांस्टेंट, के बराबर यहां पे लिखना रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। आइए ये जो भी मान है ना हमारे पास, ये इक्वेशन थी, आपके पास ये आया, ये कैसे आया आपके पास? लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम के अनुसार आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है। ये इक्वेशन आगे तो हमने क्या सीखा यहां से? ये इक्वेशन आगे तो हमने ये सीखा, ये इक्वेशन आगे तो हमने ये सीखा कि है ना, ये जो प्रोसेस है ना वो ना थ्योरेटिकल है प्रैक्टिकल है। ये बताइए आप मेरे को, थ्योरेटिकल है प्रैक्टिकल है? दैट इज थ्योरी पे बेस्ड है, प्रायोगिक नहीं है, सैद्धांतिक है। दैट इज थ्योरी पे बेस्ड है। तो सैद्धांतिक चीज कभी भी है ना, थ्योरी वाली चीज हमेशा फैक्ट नहीं हो सकती, आप उसको कंफर्म नहीं कर सकते कि यही होगा। तो इसी की जरूरत आगे अपन को जरूरत पड़ेगी, अपन को ये जो मान चाहिए था, तो सांद्रता समान हो सकती है हर अभिक्रिया में, सांद्रता ये रहेगा, चेंज हो सकते हैं। तो इनके लिए आपको करना पड़ेगा परिवर्तन। तो आपने यहाँ पर बोला है सांद्रता, यहाँ पर बोला सांद्रता, तो अब आप दूसरे नियम से क्या बोलेंगे यहाँ पे? इस वर्ड को अपन चेंज करके सांद्रता की जगह पर दूसरा कंसेप्ट आ रहा है, मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता से क्या तात्पर्य है? मोलर सांद्रता से जो मोलर मतलब मोलर मतलब मोल होंगे ना वो फिक्स होंगे, तो मतलब ये अभिक्रिया में चेंज नहीं होंगे। तो चेंज नहीं होगा, पर क्या करना है, इनको फिक्स तो करना है।
तो अपन ने यहाँ तक लिया है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें यही तो दिक्कत आ रही है, कल अपन ने वो NO2 वाली अभिक्रिया पढ़ी थी, क्या पढ़ा था उसमें? N2NO2 टेंड्स टू, सॉरी NH2 वाली 2NH2 प्लस N2 प्लस 3H2, ये तो हमारे पास एक अभिक्रिया होगी। फिर हमने दूसरी अभिक्रिया लिखी थी, कौन सी लिखी थी? NH2 हाफ N2 प्लस 3H2, ये लिखा था आपने, ये लिखी आपने सॉरी 2 3/2 एंड H2। यहां तक क्लियर हो गया चीजें? तो आपने लिखा दोनों के लिए आपने वो निकाला, तो वहां पे दिक्कत आई गई, N2 में कोई परिवर्तन हुआ, N2 अपनी जगह था, ठीक है, और H2 अपनी जगह था, और NH2 अपनी जगह था, NH3 अपनी जगह था, सॉरी NH3 अपनी जगह था, N2 अपनी जगह था, और H2 अपनी जगह था। दिक्कत आई थी जो उनके आगे रिप्रेजेंट वाली संख्या होती थी ना, उनमें आपने संख्या 2 लगाई तो आपने अलग भी लगाया, और आपके लिए हाफ लगाया तो आपने अलग भी लगाया। तो आपने उस समस्या को दूर करने के लिए क्या करा? आपने उस समस्या को दूर करने के लिए आप लाएंगे फिर एक नया नियम, उसको बोलते हैं रेट लॉ, वेग नियम। वेग नियम से आप क्या करना, कुछ मत करना, चेंज यहां पे कुछ नहीं होगा, चेंज बस यहां पे इतना होगा, r बराबर k, कंसंट्रेशन फिक्स आएगी, और दैट इज b। यहां पे आप अल्फा लिखना, यहां पे आप बीटा लिखना, क्योंकि है ना ये आ गया, ये कैसे आया हमारे पास? वेग नियम से आया, दैट इज यहां पे वही एक कंसंट्रेशन अभिकारक A की सांद्रता को रिप्रेजेंट, B की सांद्रता को रिप्रेजेंट, दैट इज ये k बराबर यहां पे रेट कांस्टेंट, यहाँ पे रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज, बट यहाँ पे ये सैद्धांतिक था, थ्योरेटिकल था, यहाँ पे प्रैक्टिकली आएगा जो भी आएगा ना। प्रैक्टिकली कैसे आप चीजों को समझिए, कई अभिक्रियाएं होती है जो है ना एक पद में संपन्न नहीं होती है, वो एक से अधिक पद लेती है, तो एक से अधिक पद में स्टेप में जो क्लियर हो गया ना, तो उसमें क्या होगा, जो पहला वाला पद होता है ना वो होता है हमेशा स्लो, पहला वाला पद होता है वो होता है हमेशा स्लो, जो स्लो होता है ना, तो आप लोगों को पहले भी बताया था, पहले दिन की क्लास यही थी कि अभिक्रिया वेग किन पे निर्भर करता है, अभिक्रिया वेग हमेशा ऑब्वियसली स्लो पे निर्भर करता है, क्योंकि फास्ट पे आप जस्ट नहीं कर सकते उसको, वेरी स्लो पे आप उसको जस्ट नहीं कर सकते, तो जस्ट आप किस पे करोगे? स्लो पे। तो अभिक्रिया का पहला स्टेप होगा ना वो होता है स्लो, तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज किसके, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो पहले स्टेप से आएगा, आप दूसरे स्टेप से निकालोगे, इसलिए आपको ये है ना ये चीज यहाँ पे गलत हुई, क्योंकि ये है ना पूरी अभिक्रिया के एक लाइन वाली अभिक्रिया के लिए सही था, जो वन स्टेप होगा उसके लिए फैक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल नियम सही हो जाता, ठीक है। और ये लेकिन ये क्या है, जैसे एक से अधिक पद है, एक से अधिक पद हो रहे हैं, अब कोई कहेगा तो पहले वाले पास निकाले कोई, तो वहां पे हो जाता है हमारे पास मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए आप दूसरे तो निकाल नहीं सकते, दूसरा तो वेरी फास्ट होता है, क्योंकि वहां पे जो अपने पास स्पेस आ जाता है और रिएक्शन के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, है ना अभिक्रिया है ना, हमेशा ध्यान रखना अपने हर आदमी अपना सेटिस्फेक्शन चाहता है, तो अभिक्रिया भी सेटिस्फाइड होना चाहती है जल्दी से जल्दी, और जो भी उत्पाद है वो बनाना चाहती है, तो पहले बार में आप उसकी क्रिया करा चुके हो तो वहां पे हो जाता है उसके पास स्पेस, स्पेस होते ही वो करता है अटैक, तो वो होता है फास्ट, तो वहां पे आप रिएक्शन को जज कर ही नहीं सकते, अभिक्रिया को जज करना मुश्किल है, मुश्किल बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो दैट इज आप कहां पे स्लो पद पे चर्चा करेंगे, स्लो पद पे चर्चा करेंगे, ये आ गया, आइए चीजों को आगे समझते हैं, क्या रेट कांस्टेंट आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये थ्योरेटिकल ये थ्योरेटिकल था, ये प्रैक्टिकली था, तो इसलिए क्या आया, एक से अधिक पद वाले के लिए ये नियम आया, और जब ऐसे ये स्क्रीन भी लग जाएगा, कैसे लग जाएगा, अगर जो दो पद के लिए आ रहा है वो एक पद में भी तो संपन्न होगा, तो मतलब एक पद के लिए ये नियम था, हर किसी अभिक्रिया के लिए ये था, और माइनस स्टेप रिएक्शंस के लिए बस, इसलिए ये नियम फैल हुआ, ये नियम आया, अब हो गया यहाँ तक ये नियम, ठीक है। अब आप क्या करना आगे, आप यहाँ देखो, इसका ध्यान रखना, ये थ्योरेटिकल था, नीचे वाला प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल आया था हमारे पास, ठीक है। लेट माना, क्या माना, कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 1, यदि A की सांद्रता B की सांद्रता 1 के बराबर है तो क्या, तो R बराबर क्या हो जाएगा, K, अभिक्रिया का वेग रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, अगर अभिकारक की सांद्रता 1 है, 1 मोल के बराबर है, तो अभिक्रिया का वेग रेट कांस्टेंट के इक्वल, इक्वल नहीं इक्वल, इक्वल। आइए चीजों को चर्चा करते हैं कैसे, इसका ध्यान रखें, रेट बराबर K कांस्टेंट, आइए आगे चर्चा करते हैं, दैट इज रेट कांस्टेंट है ना, अब आते हैं रेट कांस्टेंट पे बात करने, वेग स्थिरांक, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, यहां से अगर एक लाइन से सवाल बनता है ना, तो दैट इज ये निर्भर करता है दो चीजों पे, ताप पे, और दूसरा बताइए किस पे, वेग स्थिरांक किस किस पे निर्भर करता है, दूसरा बताइए कैटलिस्ट उत्प्रेरक, ये दोनों पे निर्भर करेगा, आप इस बात का ध्यान रखना, बस रेट कांस्टेंट नीट में आया सवाल है, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ी सा सवाल आया था इस बार, वैसे तो इस चैप्टर से ज्यादा वो वाले सवाल आते हैं करने में, मतलब मैथमेटिक्स वाले, लेकिन ये वाला सवाल आया था, रेट कांस्टेंट डिपेंड टू विद ताप एंड टेंपरेचर एंड कैटलिस्ट, टेंपरेचर एंड कैटलिस्ट, इसको नोट डाल के लिख लेना कहीं आप, रेट कांस्टेंट ताप और उत्प्रेरक पे निर्भर करता है, ओके। यहाँ पे चीजें क्लियर, अगर ताप बढ़ाओगे तो वो इंक्रीज होगा, अगर उत्प्रेरक लगा दिया तो रेट कांस्टेंट यहाँ से आया, रेट कांस्टेंट इंक्रीज तो ये भी आर भी इंक्रीज, ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज, तो दैट इज क्योंकि बराबर का संबंध है इन दोनों में, एक चीज बढ़ेगी दूसरी अवश्य बढ़ेगी, आइए चीजों को समझते हैं, अगर मोल सांद्रता, ये बात आप ध्यान रखना बस, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर, अपन ने चीजों को जज कर लिया, अच्छी तरह जज कर लिया, यहाँ तक अपन ने रेट इक्वेशन और वेग समीकरण, तो ये आई वाली समीकरण, आप समीकरण यहाँ से क्लियर करना, आपको बता दिया पूरा रीजन बता दिया, ये इसकी जरूरत क्यों, इसको इसके लिए अपन को ये क्यों लाना पड़ा, ये बता दिया आपको, ये क्यों ये कहां फैल हुआ, ये भी आपको बता चुके थे, आज क्लियर कर दिया, r बराबर क्या हो जाएगा, अगर क्या a की सांद्रता b की सांद्रता 1 के बराबर 1 मोल होगी, तो ये कोई कंडीशन होगी तब, तो r बराबर क्या होगा, इक्वेशन का एक बार सवाल इससे भी सॉल्व करेंगे, तो ये पूछेगा, वो भी आपको करा दिया जाएगा, रेट कांस्टेंट बता दिया, रेट कांस्टेंट का ध्यान रखना, दैट टेंपरेचर और कैटलिस्ट पे निर्भर करता है, दैट इज डिपेंड इन दोनों के ऊपर डिपेंड,
तो यहाँ तक चीजें क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे समझते हैं चीजों को कैसे। ओके डन। एक रिएक्शन लिखते हैं कौन से, आइए समझते हैं। 2N2O5 इससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कैसे। टू NO2 टेंस टू क्या बनेगा, O2 बनेगी तो अभिक्रिया 2 दूनी 4, तो दैट इज यहाँ पे 2 ही आ रहा है, 5 दूनी 10 2 आ गए। सॉरी यहाँ पे दिक्कत है, आपको बता दिया था ना मैंने पहले ही, संतुलित करके लिखना है अभिक्रिया को, तो यहाँ पे 4 लगाना क्योंकि 2 दूनी 4 तो 4 एन आई, एन आ गई 5 दूनी 10 तो 4 दूनी 8 और 2 10। यहाँ तक क्लियर है। इसको रिएक्शन से लिखते हैं तो आपको लिखना है आर, इसका बताना है आपको अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग क्या होगा, आर बराबर, अभिक्रिया वेग लिखिए इसका, आर बराबर के अभिकारक की सांद्रता N2O5 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2 की पावर 2, ये हो गया अभिक्रिया का वेग किसके अनुसार, लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार। यहां तक वाली चीजों को कंसीडर करा। N2O5 दैट इज, ये सही है गलत आप इस पे चर्चा करेंगे आप क्या, तो यह सही है गलत क्या है, ये आपने कैसे लिखा है, ये आपने एक था आपको रिएक्शन दे दिया आपने लिख दिया, तो आपने कुछ नहीं करा, आपने उसको थ्योरी पे लिखा है इसको पूरा सैद्धांतिक। थ्योरी पे कैसे लिखा, आपको लाइन दी थी, आपने इसका अपना जो आपने पढ़ा अपना दिमाग आगे सो जैसा का जैसा रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे आपको कोई चीज दी, आपको चीज कैसे दी, आपको जैसे आपको प्लेट में कुछ दिया, मतलब किसी ने आपके लिए घर से लाया, आप बाहर से कुछ सामान लाया आपके पापा से सामान लाया, तो आपने उनको लाके रख दिया, उन्होंने लाके रख दिया, तो आपने उनको क्या करा, आपने बस वो सामान तो लिया है और आपने उनसे कुछ नहीं पूछा और आपने उसको भी एक प्लेट में उसके रख दिया। तो आपने ठीक उसी पे आप ऐसे करा, आपके पास सामान पड़ा था, आपने उसको जैसे आपने सीखा प्लेट पर उसके रख दिया, तो आपने इसमें क्या है ज्यादा वर्क करा, तो दैट इज इट। जरूरी थोड़ी आपने जो करा वो सही है, वो तरीका वो जरूरी थोड़ी वो सही है। तो वही तरीका सीखने के लिए आया दूसरा नियम, और वो तरीका सीखते हैं कैसे, जो आपने परोसा वो सही था या नहीं था। अब इसके लिए पढ़ेगा क्या आगे। आइए दूसरा नियम क्या कहता है, पहली बात तो इसने ये बताया कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होगी। बताइए ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होगी, इसने बताया नहीं बताया, ये रिएक्शन एक स्टेप में होगी, इसने यह कहां बोला है कि ये स्टेप में एक ही स्टेप में होगी। आइए चीजों को करते हैं क्लियर। ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होगी, अब इसके लिए आइए स्टेप पहला। पहले स्टेप में क्या होता है, N2O5 NO2 प्लस NO3। पहले स्टेप में क्या हुआ, N2O5 टूटा NO2 और NO3 में, तो दैट इज स्लो RDS। स्लो RDS वेग निर्धारक पद है ये, इसी से आएगा जो भी आएगा, इसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि अगला पद होगा वेरी फास्ट होगा, वहां पे आप रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपने क्या करा, ये चीजों को आगे समझते कैसे, ये सब चीजें समझ में आएगी आपको मैकेनिज्म से, ऐसे नहीं समझ में आ सकती आपको, आप चाहे कितना भी दिमाग लगा लेना। आप इसमें जब आपको अभी कोटि पढ़ाएंगे तो आपने दो दो वो लिखाओगे क्या, शून्य कोटि के क्या, कौन सी कोटि की क्रिया है ये बताइए फटाफट जल्दी से। तो NO3 प्लस N2O5 टेंस टू क्या बना, NO3 प्लस N2O5 टेंस टू क्या बना, ये NO2 प्लस O2। तो यही अभिक्रिया थी। अब देखो कैसे, 2N2O5 तो 1 प्लस 1 तो 2N2O5 क्लियर, यहाँ पे कितना है 4NO2, 4NO2 तो यहाँ पे कितने आ गए 3, यहाँ पे कितने आ गए 1, तो 3 और 1 4, तो 4 NO2 और 1 O2, तो NO3 आया। तो ये NO3 कहाँ से है, क्या अभी NO3 कटेगा तो आप अभी रिएक्शन लीजिए इसको पूरी डायरेक्ट, क्या कट रहा है इसको काट देना, 2N2O5 N2O5 टेंस टू 4NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन थी जो आपको एक लाइन में बता गई, वह स्टेप का ये रहा, तो दैट इज ये वाला होगा फास्ट, ये वाला होगा स्लो। तो अब इसके लिए वेग स्थिरांक वेग नियम लिखेंगे अपन, तो r बराबर इसका रेट लिखेंगे k, पहला पद N2O5 की पावर 1, दैट इज राइट। चीजें समझे आप यहां से, क्या समझ में आया, यही समझ में आया कि N2O5 का एक अपने ताप एक बटन पड़ा, अब बटन पड़ा तो मतलब चीजें टूटेगी, ठीक है मैंने ताप लगाया उसको तोड़ रहे, ठीक है तोड़ा, पहले अपन को टूट गया। अब आप ये था परोसने का तरीका, ये था परोसने का तरीका, तो आपको ध्यान देना था ओनली इस पे, ना कि पूरे पे। जो दिखता है वह होता नहीं है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जो दिखता है वह होता नहीं है। देखने के लिए आपको तीसरी आंख या दूसरी आंख दिमाग में खोलनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दैट इज जो होता है वो दिखता नहीं है, इस बात का
जो आज का टॉपिक है ना उसका एक ही लाइन में टाइटल है, जो होता है वो दिखता नहीं है। आप क्वेश्चन देगा, अधिकतर क्वेश्चन आपको आसान देगा, जैसे क्वेश्चन देगा वो आप निकालना कि कैसे देगा, कि या तो ये देख के ये पूछेगा ऐसे, इस बात पे बात करोगे, लेकिन जब वो ऐसे बोल देगा ये प्रथम कोटि का विक्रिया है डायरेक्ट सवाल में, अब उसने ऐसे लिख दिया N2O5 का तापीय बटन बताइए के लिए वेग वेग नियम की गणना कीजिए। वेग नियम क्या, आपने N2O5 का आपको यह विक्रिया याद है 2N2O5 टेंड्स टू 4N + O2 आपने लिख दिया, ये फटाफट आप निकाल लगे इसका आंसर, ये कमांड रख के यहां से। तो अब ये सवाल सही है क्या, आपका सवाल सही होते हुए गलत हो जाएगा। अगर आपको ये प्रोसेस याद है तो आप सवाल को उसके लिए नियम ही बैठेगा ना, ये वाला तो है ही नहीं वो, इसलिए इस बात को जानने के जो होता है वो दिखता नहीं है, देखने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको। आइए चीजों को आगे समझते हैं, यहाँ तक देखो पहले क्लियर करो। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। वेग स्थिरांक की इकाई के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीजों को समझते हैं कैसे। आपने क्या पढ़ा, r बराबर के यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर n, मतलब n भी कोटि का विक्रिया है, तो उसके लिए अपन एक कांस्टेंट को निकालेंगे, क्योंकि n के लिए मान निकालेंगे तो n के मान अपन पुट करते जाएंगे 1 2 3 0 1 2 3, जिस भी कोटि के विक्रिया है उसके लिए n का मान पुट करेंगे। तो आइए कैसे करेंगे चीजों को समझते हैं। r बराबर के कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन आपको पता है कि सांद्रता, सांद्रता के पदों में कैसे व्यक्त करोगे, तो ये आपको निकालना, आर का थोड़ी निकालना है, आर का तो आपको बता दिया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, तो यहाँ पे आपको किसकी निकालनी है, के की निकालनी है, तो के की निकालनी है तो के को लाइए इधर, आर अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n। आर आर की क्या होता है, आर का बताइए फटाफट जल्दी से, आर को आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कैसे होती है, पढ़ाया नहीं था क्या होते हैं, इतना बताया था, कंसंट्रेशन सांद्रता टाइम इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n, सांद्रता टाइम इनवर्स दैट इज कंसंट्रेशन n। आइए चीजों को यहां से सॉर्ट आउट करते हैं, सॉर्ट आउट करा आपने के निकाला तो कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, तो आपने यहां से निकाला कंसंट्रेशन n-1 और टाइम इनवर्स। एक सेकंड इसको खोलना पड़ेगा अभी, क्योंकि आप बाद में समझ नहीं पाएंगे, आप पूछेंगे जादू हो रहा है, जादू नहीं होगा यहाँ पे, इसको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए आपने क्या करा, आइए टाइम इनवर्स, ठीक है टाइम इनवर्स, तो आपने यहाँ से क्या निकाला, सांद्रता की आपने जानते हो, सांद्रता की आपको बताया थी उस दिन क्या, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, तो क्या आइए इसको समझते हैं, मोल लीटर इनवर्स, तो मोल के लिए तो ये आएगा 1 - n, लीटर के लिए क्या होगा, इनवर्स होता है तो n-1 मोल क्या हो जाएगा उसका, कभी नीचे से ऊपर जाएगा तो टाइम इनवर्स। यहां तक चीजें क्लियर, तो वेग स्थिरांक की इकाई कहां से आ गई, मोल 1 - n, n-1 और टाइम इनवर्स। टाइम सेकंड हावर्स एंड मिनट्स हो सकते हैं, टाइम सेकंड हावर्स एंड मिनट्स हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपन इसी समीकरण से, दैट इज कॉमन समीकरण से, क्योंकि अपन n को लगाना है, अपन n का मान चेंज करेंगे, n का मान चेंज करते हैं, आइए कैसे करेंगे, n का मान चेंज करते हैं, तो n का मान चेंज करने के लिए पहले लिखिए आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, शून्य कोटि के विक्रिया के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि के विक्रिया के लिए, शून्य कोटि के विक्रिया के लिए n बराबर क्या होगा, 0 1 2 3, n बराबर 0 1 2 3, बताइए फटाफट। तो यहाँ पे यहाँ से क्या आएगा, मोल 1 - 0 तो 1 का 1, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स, ये आ गया शून्य कोटि के विक्रिया के लिए, टाइम की जगह आपको पता चुका सेकंड मिनट्स एंड आवर्स आएंगे। दूसरा लिखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब प्रथम कोटि के विक्रिया, प्रथम कोटि के विक्रिया क्या है, प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए कैसे मान आएगा, तो n बराबर कितना होगा, तो मोल की पावर 1 - 1 0, तो मोल की पावर 1 हो जाएगा, टाइम की पावर टाइम इनवर्स तो क्या आपके हो बताइए फटाफट जल्दी, तो 1 - 1 0, तो लीटर के लिए यहाँ पे आपने लगाया 1, तो यहाँ भी 0, तो ये हो गए 1, दोनों में 1,
तो इसकी हो जाएगी टाइम इनवर्स। टाइम आपने ले रखा है सेकंड में, तो सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, तो ये मात्रा कितना हो गया रेट कांस्टेंट का, तो रेट कांस्टेंट का n बराबर, तो यहाँ पे कितना निकलेगा k1 बराबर सेकंड इनवर्स, यहाँ पे k0 और आप तीसरा देखो द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपने क्या करना पड़ेगा, आइए बताइए क्या करना पड़ेगा। तो मोल 2 1 तो कितना हो गया नंबर 3, तो k2 कितना लिखोगे मोल 2 1 तो मोल इनवर्स, मोल की पावर 1 तो 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना 2 1 तो लीटर, सब कितने काय में चलेंगे, तो 1 2 में कितना 1 में से 2 क्या, तो कितना 1 बचेगा, -1 बचेगा, मेरे हिसाब से -1 बचेगा, तो मोल -1 लीटर, टाइम की जगह सेकंड इनवर्स, तो यहाँ क्या था मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, तो यहाँ सेकंड इनवर्स, यहाँ भी आप सेकंड इनवर्स कर लेना। तो आज से करके आप वेग स्थिरांक के मान से अभिक्रिया की कोटि के मात्रा के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान दैट इज मोल लीटर का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स मतलब सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, केवल दैट इज सेकंड इनवर्स, और सेकंड द्वितीय कोटि का अभिक्रिया के लिए k2 बराबर मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। यहां तक चीजें क्लियर, आइए चीजों को समझते हैं कैसे। ये हो गई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई आपको r की इकाई तो पहले आपको बता दी थी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, उसको आपको वो चीज आपको याद रखनी है, उसी से ये आया तो इसके लिए आपको वो याद रहना चाहिए, तो आप उसके लिए ये याद रखिए। और आज की और आप करते हैं क्वेश्चन, आइए फटाफट जल्दी इस पे क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन से आपको सबको समझाते हैं कैसे। एक एग्जांपल ले लिया, रेट बराबर के कंसंट्रेशन की पावर n दैट इज गिवन है, ये आपको दे रखा है, और क्या बोला है इसने, इसने बोला है अभिक्रिया के प्रथम एवं द्वितीय तृतीय कोटि के लिए वेग नियतकों के मान समान है, मतलब प्रथम कोटि द्वितीय कोटि तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक है ना उसका मान समान है, तो वेग नियतांक क्या होते हैं, रेट कांस्टेंट k का मान सेम है हर जगह, तो k का मान सेम होगा, तो क्या निकालना है, k का मान इसने सेम दे दिया तो इसने निकालना है, तो वेग अभिक्रिया वेग, तो अभिक्रिया वेग प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए तो r का अभिक्रिया वेगों में संबंध बताना है, इसमें वेगों में संबंध पूछ लिया, तो प्रथम कोटि r1, द्वितीय कोटि r2, तृतीय कोटि r3, ऐसे लिख लेना आप, लिख लिया चीजों को। आइए कैसे करते हैं, फटाफट जल्दी से करना है। दैट इज क्या, के सेम है तो लिखने की जरूरत है नहीं है, नहीं है। कंसंट्रेशन आप 1 मोल मानो, माना 1 मोल, तो 1 एम की पावर 1, यहां भी 1 एम, यहां भी 1 एम, तो वेग तो तीनों के मान क्या हो गए, बराबर हो गए, तो r1 बराबर r2 बराबर r3। ये तो आपने कब माना, ये कंडीशन कब आई, जब आपने क्या मान रखा है, कंसंट्रेशन को कितना मान रखा है, 1 मोल, कंसंट्रेशन को 1 मोल मान रखा है, तो ये कंडीशन आई है। अब ये जरूरी थोड़ी आपने जो माना वही सही हो। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन ये बनती है अगर कंसंट्रेशन का मान 1 से ज्यादा हो, तो 1 से ज्यादा के लिए क्या टर्म्स होगी, 1 से ज्यादा के लिए आइए चीजों को समझते हैं क्या। ठीक है, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि तृतीय कोटि, एक ही घात जितनी करा लो एक ही रहेगी। आइए चीजों को समझते हैं, तो पहले लिख लेना आप क्या, पहला मैं दिखाता हूं आपको कैसे सवाल को सॉल्व करने की चीजें पकड़ो आप, 1 मिनट में सवाल, 1 सेकंड 1 मिनट में सवाल सॉल्व होते हैं, क्योंकि जो करते हैं उनको पता रहता है कि कैसे सॉल्व होना है, आपको है ना, तो आपको पता है पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ते समय कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना सबको आता है। जैसे मैंने अभी तक रेट ऑफ इक्वेशन लिखाई सब समझ लेंगे, लेकिन उसका यूज करना आपको सीखना पड़ेगा, किस प्रकार अपन जल्दी पिक करें उस चीज को, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास, समय नहीं आता है, वो चीजों को अपन को 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, इसलिए चीजों को समझ लीजिए क्या दे रखा है, क्या सेम दे रखा है। तो आपने क्या माना, तो आज वेग स्थिरांकों के मान पूछा है, इसलिए प्रथम कोटि द्वितीय कोटि तृतीय कोटि के लिए इसने अपन को मान पूछा है, तो उसके लिए लिख लिया अपन ने r1 r2 एंड r3, ये तीन अपन ने लिख लिए। तो k का मान समान है, तो k का मान लिखने की जरूरत नहीं है, और अपन इसको मान लिया सांद्रता 1 मोल है, सांद्रता इसकी भी 1 मोल है, सांद्रता इसकी भी 1 मोल है, तीनों को मान समान मान रखा है, तो ये हो गई प्रथम कोटि के लिए, ये हो गई द्वितीय कोटि के लिए, ये हो गई तृतीय कोटि के लिए। तो यहां से अगर कितना मेरे को मान एक ही आएगा, कॉमन सेंस की बात है, एक का एक, एक का दो, एक का एक, तो ठीक है, यहां से क्या समीकरण आया, r बराबर r1 r2 एंड r3, वेग स्थिरांकों के मान समान होंगे यदि वेग अभिक्रिया वेग का मान समान होगा यदि r बराबर कंसंट्रेशन बराबर, यदि इफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 m। इज दैट क्लियर। दूसरी टर्म्स क्या बोलते हैं, आपने माना कि एक मोल ही थोड़ी हो सकती है, अब आप दूसरी कंडीशन लेके चलिए, इफ कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1, यदि कंसंट्रेशन का मान 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो आप 1 से ज्यादा कुछ भी मान लेना, जो आपके मन में होना वो, 1 से ज्यादा में आप जो आपके मन में होना वो मान लेना, आपने मान लो कुछ भी, तो मैं तो 2 मानूंगा,
तो आप मैं दो मान निकालता हूँ फटाफट चीजों को समझते हैं। वही R1 R2 एंड R3, यहाँ तक चीजें क्लियर। आइए चीजों को समझते हैं। दो मान है 2m, तो प्रथम कोटि के लिए 1 2m दैट इज 2 एंड 2m दैट इज 3। तो गणित लगा लेना, आता होगा आपको सॉल्व करना। तो इसका मान आएगा R3 सबसे ज्यादा, R2 सबसे ज्यादा, फिर R1। कंडीशन आपको ऊपर लिखवा दी है, इफ कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1, तो R3 तृतीय कोटि अभिक्रिया का मान सबसे ज्यादा, फिर R2 फिर R1। अब आइए तीसरा सवाल। कंडीशन आती है तीसरी कंडीशन क्या कहती है, आपको पता है क्या कहती है? कंसंट्रेशन लेस देन 1। कंसंट्रेशन लेस देन 1 में क्या होगा? कंसंट्रेशन लेस देन 1 क्या कहती है कि भाई आप एक से छोटा मान निकालो। आप सामने आप एक से छोटा मानो, आपने एक मान के निकाल दिया, एक से छोटा एक से बड़ा मान के निकाल दिया, अब आपने मान लिया। तो आप यहां मानो कंसंट्रेशन को 0.1, तो 0.1 के लिए R1 R2 एंड R3, तो 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर 2 एंड 0.1 की पावर 3, ये हो गया मान। तो यहां से मान निकालेगा, सॉल्व करना। तो इसका मान तो 0.1 आ ही जाएगा, इसका मान 0.001 आएगा, सॉरी 0.01, सॉरी 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 0.01, और इसका मान आएगा 0.001। तो आप अपना दिमाग मत लगाना। तो ये इसका आंसर है R1 R2 एंड R3। तो जब R का मान, जब कंसंट्रेशन 1 से कम होगी तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग सबसे ज्यादा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। दैट इज एक ही सवाल में आपको तीनों बता दिए। इन्होंने वेग का अपने से संबंध पूछा था, अभिक्रिया वेगों में संबंध, और अभिक्रिया वेगों में अपना संबंध बता दिया, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि तृतीय कोटि। ये सवाल है इंपॉर्टेंट, इसको आप समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर एक सवाल समझ लोगे दैट इज बहुत आसानी हो जाएगी आपको, क्योंकि सवाल डायरेक्ट पुट करेगा आपसे, डायरेक्ट पुट करेगा। दिमाग होना चाहिए। क्यों? जब कंसंट्रेशन 1 है तो दैट इज तीनों बराबर होंगे। जब कंसंट्रेशन 1 से ज्यादा है तो तृतीय कोटि का मान सबसे ज्यादा, फिर उसका मान दूसरा, फिर उससे कम 1 का। फिर अगर कंसंट्रेशन 1 से कम है तो 1 का सबसे ज्यादा मान आएगा, फिर 2 का, फिर थर्ड का। प्रथम कोटि का मान सबसे ज्यादा, द्वितीय का कम, तृतीय का कम। आइए इसको आगे बढ़े, समझते हैं जल्दी से क्या कहता है। दैट इज अब इसने क्या पूछा है? अब इसने वेग में संबंध पूछा है। अब ये संबंध, अब दूसरा सवाल अगर करना चाहेगा तो वेग समान करके के में मान, अगर वेग देके आपको के में संबंध पूछ लेगा। तो दैट इज यहां से संबंध पूछेगा, संबंध पूछने के लिए आप दिमाग लगाना कैसे। अगर ये या ये देखिए ये पूछेगा, ये देखिए ये पूछेगा, कुछ भी पूछे आपको सवाल में कांसेप्ट करना चाहिए, कांसेप्ट आता है तो आप चीजें क्लियर करते हैं। आइए इस देखो आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है क्या नहीं कहता है। एक सवाल दिखाते हैं आपको बढ़िया सा, यहां तक चीजें क्लियर है ना? आइए N2O4 टेंड्स टू N2 NO2 गैस है, तो NO2 के विलुप्त होने की दर पूछी है इसने, NO2 के विलुप्त होने की दर पूछी है। तो ठीक है, आइए लिखते हैं चीजों को समीकरण। तो NO2 के लिए आप क्या लिखोगे? NO2 के लिए आप लिखना अभिक्रिया वेग, NO2 के लिए आपने क्या लिखा? अभिक्रिया वेग। तो अभिक्रिया वेग लिखा आपने, अभिक्रिया वेग R बराबर दैट इज K1 है K2, वेग स्थिरांक का मान K2, क्योंकि K1 इसके लिए लिखेंगे NO2 की पावर 2 माइनस K1 कितना 2 N2O4 की पावर 1। यहां तक चीजें क्लियर? आपने लिख लिया NO2 के लिए अभिक्रिया वेग कैसे हो रहा है, ये क्या कांसेप्ट है, तो आपने यहां तक चीजें लिख लिया। एक सेकंड, अब आप लिखेंगे NO2 के लिए वेग, किससे लिखेंगे? जो हमने पहले पढ़ा था, दैट इज रिप्रेजेंट वेग नहीं है, वेग वेग क्या, वो रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं NO2 के लिए? NO2 के लिए लिखना है तो क्या, NO2 के लिए आपको पहले भी बताया था, क्या अगर नहीं था उनके दे रखा है तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो 1/2, 1/2 दैट इज। अब आप ये बताइए क्या, या माइनस आएगा प्लस आएगा, मेरे को ये बता दो बस आप। NO2 डेंसिटी यहाँ पे बता दो, माइनस आएगा प्लस आएगा, बस इतना सा सवाल है आपसे। बस हमें माइनस आएगा प्लस, ये बताइए बस फटाफट जल्दी से। यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस? मेरे हिसाब से माइनस आएगा, क्योंकि आपने इस वर्ड को नहीं देखा है अभी तक। आप अगर इस वर्ड को देख लेते ना तो आप हमें एक मिनट में बोल देते माइनस आएगा, विलुप्त होने की दर पूछा है, बढ़ने की नहीं पूछा, विलुप्त होने पूछा है, घटने की। तो दैट इज रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये ऐसे नहीं पूछ रहा है रिएक्शन को, ये ऐसे पूछ रहा है इसमें। इस बात को आप ध्यान रखना, ये रिवर्सिबल इसलिए बताया, ये रिएक्शन अगर एक बार में होती तो अपन डायरेक्ट निकाल दे, ये ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ रहा है, इधर से इधर का प्रोसेस पूछ रहा है। ये इधर का इधर का प्रोसेस आपने निकाल लिया क्या, तो आपके पास कहां आ गया? आपके पास किसका मान आ गया, मेरे को बताइए फटाफट जल्दी से। आपके पास रेट आ गई किसकी, इसकी। तो अभी इस मान को आप पुट कहां करोगे? इस मान को पुट करो इधर, इस मान को आप पुट करो NO2 की जगह, NO2 की जगह आपने पुट करा, तो पुट करने पे क्या आएगा? तो रेट
इधर करते हैं इसको, तो 2r ये इधर चला गया, तो dNO2/dt माइनस का r का मान बड़ा सा कुछ दिखा आपको, पुट करो यहाँ पे r का मान जल्दी से पुट करना है, तो dNO2/dt विलुप्त होने की दर, तो d/dt क्या बताता है, दैट इज रिप्रेजेंट, दर को रिप्रेजेंट करता है, दर को रिप्रेजेंट करा तो माइनस, माइनस चिन्ह किसको बता रहा है, मेरे को बता रहा है क्या, दैट इज विलुप्त होने को बता रहा है। कॉमन सेंस लगाना, दिमाग कॉमन सेंस लगाना, सॉरी कॉमन सेंस लगाना, विलुप्त होने की दर को बता रहा है, तो माइनस मेरे को नहीं बताएगा, तो माइनस dN/dt, तो दैट इज दर आ गई, माइनस चिन्ह बता दिया, विलुप्त होने के लिए अपने सवाल सही कर रहा है, तो यहां से इसके r का मान रखना, तो 2 ये जो मान है ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा और ये इसका आंसर